अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 5 फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स एंड टॉपिक नंबर है 92 लेवरेज एनालिसिस पार्ट नंबर 2। सो टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट लेवरेज एनालिसिस, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर से ही स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक। We have discussed in previous lectures about leverage analysis that it shows the existence of debts and those ratios in which we relate debts to equity or total assets or total investments. So these are also called the ratios of financial leverage. हमने प्रीवियस लेक्चर से ही स्टार्ट किया, क्योंकि हमने कहा कि ऑपरेटिंग लेवरेज भी होता है, बट हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टडी फाइनेंशियल लेवरेज की बात करेंगे। और लेवरेज जो एनालिसिस है उसमें हमने क्या बताया, जैसे ही डेब्ट्स होते हैं तो ये लेवरेज क्रिएट हो जाता है। यानी डेब्ट्स आप किसी से उधार लेते हो तो आपने रखना भी होता है, यानी उनकी पेमेंट भी करनी होती है। तो आपके पास इतना प्रॉफिट होना चाहिए कि आप इन डेब्ट्स की पेमेंट विद रिटर्न कर सको। तो इन रेशोज़ के जो रेशोज़ जिनमें आप डेब्ट को इक्विटी या टोटल एसेट्स या टोटल इन्वेस्टमेंट से रिलेट करते हो, तो उसको क्या कहते हैं, लेवरेज रेशोज़ भी कहते हैं या फाइनेंशियल लेवरेज भी कहते हैं। We usually pay a fixed rate of return or fixed rate of interest on the debts, and that fixed rate of return actually create this financial leverage। यानी जो फिक्स्ड रेट आपने देना होता है, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप किसी से क्रेडिट पर कोई चीज़ लेते हो, उधार लेते हो, लोन लेते हो, तो आपने क्या है, वो जो प्रिंसिपल अमाउंट जो अमाउंट देनी ही देनी होती है, लेकिन आपने फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कुछ एडिशनल अमाउंट देनी होती है, जो आप उस टाइम डिसाइड करते हो जब आप ये क्रेडिट लेते हो या फिर लोन वगैरह लेते हो किसी से। तो ये जो फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न है आपने इसको देना होता है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि फाइनेंशियल लेवरेज क्रिएट हो गया है। बट एट टाइम्स द रिटर्न और द इंटरेस्ट इज़ नॉट फिक्स्ड बट इट इज़ फ्लेक्सिबल। We need to understand that this flexible rate is that how it is flexible when any bank or lender financial institution decides interest rate, then one of the ways that one figure is told 10%, 15 or 17% and that rate is fixed। चलिए जी, ये देखना है कि समटाइम्स क्या होता है कि रिटर्न जो है वो फिक्स नहीं होता बट फ्लेक्सिबल होता है। यानी आपके पास चांसेस होते हैं या फिर चॉइस होती है, आप 10% रख लो, 15% रख दो या फिर 17% एज़ यू विश, बट अपनी जो कंडीशंस कुछ होती हैं उनको देखते हुए ही ये जो रेट है ये डिसाइड किया जाता है। वो मैं भी आपको बताऊँगी किस तरह से करते हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबल इस तरह से होता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को देखते हुए कि अपनी गुंजाइश यानी जो स्ट्रक्चर है या फिर जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं कंपनी की, बिजनेस की, उसको देखते हुए ये रेट फिक्स किया जाता है। बट हाउ बैंक्स और लेंडर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रीच दैट रेट, वही बात कर रही थी कि ये रेट फ्लेक्सिबल है, लेकिन किस तरह से है, किस तरह से इस रेट को फिक्स किया जाता है। इन द बैक ऑफ इट दे हैव, फर्स्ट आपको देखनी होती है देयर कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, मीनिंग दैट द मनी दे गिव टू आवर बिजनेस हैव टू बोरो और जनरेट फ्रॉम समवेयर ऑन विच दे ऑल्सो हैव टू पे सम इंटरेस्ट, सो इट इज़ देयर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग or financing, they add some profit on it and then decide the rate of interest for us। अच्छा जी, जब आप किसी से उधार लेते हो, बोरो करते हो, लैंडर से लेते हो, लैंडिंग करते हो, तो क्या होता है, जो पैसे आप लेते हो ना, जो आपको देते हैं, उन्होंने भी किसी से कुछ लिया होता है, किसी से लेकर देते हैं या कहीं से जनरेट किया होता है, वो देते हैं। उसके साथ जब उन्होंने इंटरेस्ट लेना होता है तो वो कैसे इंटरेस्ट रेट पे वो करते हैं, फिक्स करते हैं। उन्होंने जो किसी को पे करना होता है ना इंटरेस्ट, उसके साथ कुछ और प्रॉफिट ऐड करके, क्योंकि उन्होंने खुद भी अर्निंग करनी होती है, जो उन्होंने पे करना है वो, प्लस उसके बाद कुछ और प्रॉफिट ऐड करके यानी कुछ परसेंटेज ऐड करके फिर वो आपके साथ फिक्स करते हैं कि ये फिक्स रेट है जो हम आपसे लेंगे, इसके अगेंस्ट यानी ये रिटर्न लेना है हमने। तो ये उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग या फाइनेंसिंग कहलाती है। ठीक है, वो प्रॉफिट कुछ ऐड करते हैं यानी ताकि उसमें से खुद भी प्रॉफिट अर्न करें और जो उनके पैसे हैं वो भी उन्होंने जो आगे देने हैं किसी को वो भी दे दें। इस तरह से डिसाइड किया जाता है।
नेक्स्ट है दिस कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर बैंक इज़ नोन एज इंटर बैंक कॉस्ट ऑफ बोरिंग। बैंक्स के लिए अगर इस कॉस्ट को की बात करें जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, यानी वो पैसा जिसको देना है वो रिटर्न प्लस प्रॉफिट जो है, मीन्स इंटर बैंक रेट। द रेट ऑल्सो फ्लक्चुएट, यानी ये अप एंड डाउन होता रहता है। देयर फॉर मैनी लैंडर्स बैंक्स डिसाइड द इंटरेस्ट रेट एज दैट ऑन और इंटरेस्ट इंटर बैंक रेट, इसी को देखते हुए ही डिसाइड करते हैं। वी विल चार्ज आवर स्प्रेड, स्प्रेड जिसे कहते हैं प्रॉफिट, विच विल बी मोर, यानी जो उनका रेट है उससे कुछ परसेंट आगे रखते हैं ताकि उससे मज़ीद वो फर्दर अर्निंग कर सकें। ये ना हो कि जो फिक्स है यानी जितने पे उधार लिया था उतना ही वो रखें तो उनको तो कुछ अर्निंग नहीं होगी ना। देन दैट इंटरेस्ट रेट इन सच अ वे इफ बेसिक इंटर बैंक रेट फ्लक्चुएट्स देन द बिजनेस इंटरेस्ट रेट ऑल्सो गेट फ्लक्चुएटेड, यानी अगर आगे उन्होंने जो रेट है वो हाई रखा हुआ है तो उसको देखते हुए ही जो लैंडर्स हैं वो अपना जो रेट है वो फिक्स करेंगे। ठीक है, यानी सिंपल वर्ड में कहूँ कि आप अगर किसी को कोई चीज़ देते हो तो आपने भी कहीं से ली होती है, ठीक है, इन्वेस्ट करते हो तो आपने अपना प्रॉफिट भी निकालना होता है और जिससे पैसे लिए हैं उसको भी देना होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि वो कुछ प्रॉफिट लगाकर, यानी अगर मैंने किसी से कोई चीज़ ली है, मैंने सपोज करो किसी से उधार लेकर किसी दूसरे को दे दिया है, तो मैं क्या करूँगी, अपना प्रॉफिट भी रखूँगी और मैं रिटर्न भी करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, अपना प्रॉफिट और उसको जो मैंने इंटरेस्ट देना है जिससे मैंने लिए हैं वो लगा कर देन अगले बंदे को मैं दूँगी और उसमें से अर्निंग भी करूँगी। ठीक है, अर्निंग पावर ऑफ अ बिजनेस क्या है? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल लेवरेज इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट एवरी बिजनेस हैज़ एन अर्निंग पावर. It means that how much potential a business has to earn profit or the power to generate profit. यानी अर्निंग पावर के कोई भी बिजनेस या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास कितनी पावर है, कितनी कैपेसिटी वो रखती है कि वो अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं, यानी कितना प्रॉफिट जनरेट करने की उसके पास कैपेबिलिटी है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, द पावर टू जनरेट प्रॉफिट इज एक्चुअली रिफ्लेक्टेड इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जो इन्वेस्टमेंट की है उस पर कितना रिटर्न आता है। वट एवर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और वट एवर अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग दैट अ बिजनेस एक्चुअली गेट्स, कितनी मिलेगी, ठीक है, रिटर्न करेगा वो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितनी वो लेता है अमाउंट। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट ऑन दैट, इस पर कितनी कैपेसिटी होगी। इट मीन्स दैट अ बिजनेस कैन अर्न हाउ मच प्रॉफिट ऑन द इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग, यानी यहाँ पर हमने बात की कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी इन्वेस्टमेंट, कितना प्रॉफिट जनरेट करता है, कितनी पावर रखता है, और इधर हम बात करें हैं वट एवर, यहाँ थी ना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और वट एवर अमाउंट ऑफ फाइनेंस दैट अ बिजनेस एक्चुअली गेट, यानी कितनी उसको दी जाती है अमाउंट, कितनी लेता है वो। और यहाँ पर ये बात आ गई कि वो जो फाइनेंसिंग की थी ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उस पर कितना अर्न करता है, ठीक है, मेड इन दिस बिजनेस विच इज़ द अर्निंग पोटेंशियल, अर्निंग पावर और रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, कितना रिटर्न आता है उस इन्वेस्टमेंट पर। Next is a return on equity, ROE. When we say that real owners, क्योंकि हमें पता है equity क्या है, real जो ownership, real जो money लगाई जाती है, real owners of any business or company or corporation are the shareholders or equity holders. Then the whole objectivity of business has to increase the profit of these equity holders, यानी हमारा जो basic purpose बन जाता है वो ये होता है कि ये जो शेयर होल्डर्स हैं हमारी कंपनी के, क्योंकि वो ज़्यादा हकदार बनते हैं तो उनका जो शेयर है या फिर उनका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि रिटर्न होगा, रिटर्न उन्हें ज़्यादा मिलेगा। एंड टू कैलकुलेट देयर रिटर्न वी कैलकुलेट दिस रेशो ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कितना रिटर्न करेगा, विच इज़ द रिटर्न ऑफ द शेयर होल्डर। ये इक्विटी जो है कैलकुलेट की जाती है ये देखने के लिए कि शेयर होल्डर का कितना रिटर्न होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, CD और इंटरेस्ट भी कहते हैं 10% है, यानी डेप्ट पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो कितना रिसीव होगा, 10% होगा। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी हमने कहा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात हुई हमारे पास कि कितनी कैपेसिटी रखती है रिटर्न करने की कंपनी, वो 15% है। यहाँ पर इक्विटी गिवन है, यानी उनका जो सरमाया है जो वो लगा
रहे हैं, शेयर होल्डर्स का जो हिस्सा बनता है वो 100,000 है, एंड डेप्ट जो है जो मिलना है यानी पे करना है या जो भी कर्ज वगैरह 50,000 है, प्रॉफिट जो अर्निंग है वो है 30,000। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है? टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी होती है इक्विटी प्लस डेप्ट, यानी डेप्ट हैं आपके प्लस इक्विटी जो सरमाया है आपका, सरमाया नहीं इक्विटी जो ओनरशिप है, जो शेयर होल्डर्स का हिस्सा है, वो मिलाकर आपके पास बनते हैं 100,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 150,000 रुपीज़। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल है प्रॉफिट को डिवाइड करना है टोटल इन्वेस्टमेंट से। यहाँ पर प्रॉफिट गिवन है 30,000 रुपीज़, डिवाइड कर दोगे टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपने, इसका आंसर निकाला है 150,000। डिवाइड करने से 0.2 आंसर आता है, बट मुझे ये परसेंटेज में चाहिए तो मैं इसको मल्टीप्लाई 100 करूँगी तो 20% आएगा। और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, दिस 20% मीन्स दैट दिस बिजनेस हैज़ द कैपेसिटी टू अर्न 20% प्रॉफिट, यानी रिटर्न करेगा इन्वेस्टमेंट पर इतना प्रॉफिट। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? यानी उस इन्वेस्टमेंट पर इतना प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी। CD जो कि हमारे है कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट हमारे पास गिवन थी परसेंटेज में, और इसको आपने कन्वर्ट करना है रुपीस में। रुपीस में करने के लिए आप क्या करोगे? अमाउंट ऑफ डेप्ट जो गिवन है मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्ट या इंटरेस्ट से 10%। 10% को 100 से डिवाइड करो, 10 को 0.1 आता है, मल्टीप्लाई 50,000 जो डेप्ट की अमाउंट थी करो तो 5,000, यानी रुपीस में आ गया। पहले परसेंटेज में गिवन था, मैंने रुपीस में अमाउंट निकाली है इसकी। ठीक है, इक्विटी अब क्या है? इक्विटी का क्या फॉर्मूला होगा? प्रॉफिट माइनस CD यानी इन रुपीज़। ठीक है, तो करोगे तो ये प्रॉफिट रिमेन जो इक्विटी होल्डर के पास टोटल जो प्रॉफिट बचेगा मैं वो निकाल रही हूँ। टोटल जितना प्रॉफिट था उसमें से जो उन्होंने कॉस्ट ऑफ डेप्ट वगैरह देनी थी वो निकाल दूँ तो मेरे पास आ जाता है प्रॉफिट इक्विटी होल्डर्स का। तो प्रॉफिट मेरे पास था 30,000, माइनस कर दो जो रुपीज़ में हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकली है वो है 5,000, माइनस करें 25,000 रुपीज़, इसके पास इक्विटी होल्डर्स का जो हिस्सा है प्रॉफिट है वो निकल आता है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स का हिस्सा जो है हमारे पास रिटर्न क्या मिलना है? रिटर्न मिलता है जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा? 25,000 यानी इक्विटी डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 100,000 जो कि इक्विटी की अमाउंट है, उसे करेंगे डिवाइड और हमारे पास आंसर आ जाएगा 25%, यानी कुछ आएगा पॉइंट में तो आप उसे मल्टीप्लाई कर लेना 100 से तो 25% बन जाएगा। हियर द रिटर्न ऑन इक्विटी यानी रिटर्न ऑफ इक्विटी होल्डर्स इज़ 25%, यू कैन सी दिस। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि बिज़नेस की इतना प्रॉफिट अर्न करेगा, वो मेरे पास आ रही है ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैपेसिटी ऑफ बिजनेस और अर्नड परसेंटेज इज़ 20, यानी शेयर इक्विटी होल्डर्स का रिटर्न आ रहा है 25%, जबकि मेरे पास कैपेसिटी उसकी आ रही है, अर्निंग आ रही है, रिटर्न आ रहा है 20%, विच मीन्स दैट द रिटर्न ऑफ इक्विटी होल्डर्स हैज़ इंक्रीज, यानी इनका जो रिटर्न है वो बढ़ गया है ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न से, यानी इससे बढ़ गया। देखिए 25 आ रहा है, ये 20 यानी 5% ज़्यादा हो गया। Its reason is that all the profit earned on the debt has not been returned to the banks or debt holders because cost of debt is less than the earning power of the company. Cost of debt हमारे पास क्या थी? यहाँ पर देखें 10% थी और हमारे पास, या फिर कॉस्ट ऑफ डेप्ट आप यहाँ भी 5,000 देख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास डेप्ट लेस देन थी अर्निंग पावर से जो कि 20% है, या फिर वहाँ पर 10% थी और ये 20% आ रही है, तो इस वजह से क्या है उन्होंने रिटर्न नहीं किया, यानी किसी को पैसे नहीं दिए या कम दिए हैं तो इसकी वजह से उनके पास ज़्यादा पैसे रिटर्न बन गए ना। ठीक है,
तो so we can say that when any business has more capacity to earn profit than the rate on which it is borrowing money, then that excessive amount earned will be paid to shareholders or equity holders. यानी अगर कंपनी जो डेब्ट्स वगैरह हैं वो पे कर देती है, या फिर जो रेट है उस पर जो रेट रिटर्न वगैरह डेब्ट का देना है, उसके बाद जो पैसे बच जाते हैं, प्रॉफिट बचता है, एक्सेसिव अमाउंट होती है, वो शेयर होल्डर्स एक्विटी होल्डर्स के हिस्से में आती है. देखो रिटर्न ऑफ एक्विटी होल्डर्स, यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट आई है, यानी यहाँ 20% था, 25 आ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो किसके हिस्से में आएगी? शेयर एक्विटी होल्डर्स के. इक्विटी होल्डर्स या शेयर होल्डर्स यानी कंपनी के जो ऑनर्स हैं, बिजनेस के ऑनर्स हैं. इन दिस वे रिटर्न ऑफ इक्विटी होल्डर्स शेयर होल्डर्स बिकम मोर देन द टोटल एवरेज रिटर्न ऑफ द बिजनेस. यानी उसकी एवरेज जो है, जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है, कैपेसिटी है, उससे बढ़ जाएगा, उनका रिटर्न बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे आप करते जाओगे बढ़ता जाएगा. इफ़ वी इंक्रीज द डेब्ट्स परसेंटेज, यानी डेब्ट की अगर मैंने ऊपर बताई, डेब्ट जो था उसकी परसेंटेज गिवन थी, तो अगर आप उसको बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा? जो इक्विटी होल्डर्स या शेयर होल्डर्स हैं उनका जो रिटर्न है वो भी बढ़ता जाएगा. देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट देन द रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीजेज ऑन द अमाउंट ऑफ इक्विटी, अमाउंट पे बढ़ेगा. एज वी हैव सीन इन दिस एग्जांपल, डेब्ट इज़ 50,000, इक्विटी इज़ 100,000. देन आई से that if we take debt as 75,000, then equity भी ये ले ली, then you can calculate it and see that the return of equity holders will further increase than 25%. यानी आप जैसे जैसे परसेंटेज इंक्रीज यानी डेब्ट्स को इंक्रीज करते जाओगे तो आपकी जो एक्विटी की अमाउंट है वो भी इनके जो, या फिर एक्विटी होल्डर्स का रिटर्न है वो भी इंक्रीज होता जाएगा. And if we further increase both debt and equity, then after calculating the return of equity holder will also, यानी आप जैसे जैसे करते जा रहे हो, डेप्ट को बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, तो या फिर डेप्ट और इक्विटी को बढ़ाते जा रहे हो, तो आपकी जो अमाउंट है, रेट ऑफ रिटर्न है, जो इक्विटी होल्डर्स का जो हिस्सा है या रिटर्न है, वो फर्दर इंक्रीज होता जाएगा. एंड दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. जैसे जैसे वैल्यू को, डेप्ट के प्रोपोर्शन या परसेंटेज को बढ़ाते जाओगे आप, तो वैसे वैसे जो रिटर्न ऑफ इक्विटी होल्डर्स या शेयर होल्डर्स है वो कीप ऑन इंक्रीजिंग, यानी इंक्रीज करता रहेगा. सो थियोरेटिकली we can say that if equity amount is minimum, we can say that point something rupees या dollars हो, the rest of the amount is the debt, then the return to the equity holders will be huge in manners, और we can say that it will benefit, यानी हद तक बढ़ जाएगी, यानी बढ़ा दो, ठीक है, तो मिनिमम इक्विटी हो या डेप्ट को बढ़ा दो, ज़्यादा कर दो, तो आपकी जो इक्विटी होल्डर्स का जो रिटर्न है वो ह्यूज हो जाएगा. But practically speaking, there are regulatory bodies, there are regulations which restrict business organization to borrow up to a certain level. इसीलिए एक लेवल रखा जाता है. बिजनेस जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि किस कंपनी को कितना डेब्ट प्रोवाइड करना है और कितना नहीं करना, परमिशन नहीं देती, तो वो एक लेवल सेट करती हैं कि इस लेवल से ज़्यादा या इस अमाउंट से ज़्यादा किसी को डेब्ट या रेट प्रोवाइड नहीं किया जा सकता. So to conclude this discussion, we can say that financial leverage is actually the increase in the return of shareholder by borrowing money or by taking debt. यानी डेप्ट लेते हैं लेकिन शेयर होल्डर्स का जो रिटर्न है वो भी इंक्रीज करते हैं डेप्ट लेकर. एंड इफ़ द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज़ लेस देन द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द कंपनी, देन फाइनेंशियल लेवरेज वर्क्स. कब वर्क करता है? जब कॉस्ट ऑफ डेप्ट लेस हो, यानी आपने जो कर्ज हैं उनका पैसा कम हो, देन काम करता है, क्योंकि इससे ये होता है कि हमारी प्रॉफिट अर्निंग होती है. एंड द रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर इंक्रीजेस, और क्या होता है, इनका जो रिटर्न है वो इंक्रीज होता है, तब ये वर्क करता है. ये ना हो कि आपकी जो कंपनी या बिजनेस है उसकी इतनी अर्निंग कैपेसिटी ही ना हो कि वो इतना जो है प्रॉफिट ही अर्न ना करे जिससे वो अपने डेब्ट्स वगैरह पे कर सके. वो पे नहीं कर सकेगा तो क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है उसकी. तो इसलिए कह रहा है कि अगर कॉस्ट ऑफ डेप्ट लेस होंगे अर्निंग पोटेंशियल से, यानी वो जो कॉस्ट है उनकी डेप्ट्स की, कर्ज कम होंगे उनकी जो अर्निंग से, देन फाइनेंशियल लेवरेज वर्क करेगा और जो शेयर होल्डर है उनका रिटर्न भी इंक्रीज होगा. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.